हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर टोटल हम 19 लेक्चर कवर कर चुके हैं एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 20। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी तक आपने कवर किया है रिलीवेंसी को, और हमने ओरल एविडेंस के बारे में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेसिक्स बातें की थी पिछले लेक्चर में। अब इससे पहले कि हम विटनेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दी प्रूफ। लास्ट पर्पज क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का? टू प्रूव समथिंग। एविडेंस मीन्स टू प्रूव समथिंग बाय गिविंग सम एविडेंस। एविडेंस का मतलब ही होता है कि प्रूव कौन करेगा। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, आपने कह दिया कि जी एक सबसे पहले हम एविडेंस को क्या बनाएंगे? रिलीवेंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द रिलीवेंट। रिलीवेंट कहाँ से कहाँ बनाएंगे हम? सेक्शन 6 से 55 तक, दैट इज अ लीगल रिलीवेंसी। अब रिलीवेंट बनाने के बाद उसको करवाना होगा एडमिसिबल। एडमिसिबल कौन करेंगे? जज साहब करेंगे अंडर सेक्शन 136, यानी कि फिर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस शुरू होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि एविडेंस देगा कौन? हु विल डिसाइड दैट, हु विल प्रूव दैट थिंग? बर्डन ऑफ प्रूफ जो किस पे रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही चर्चा करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक दिया गया है, जहां पे प्रिजम्पशंस भी इंक्लूड है। और ये आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट 3 यहां से शुरू होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअल में है क्या? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू प्रूव समथिंग। मेंस का क्वेश्चन बहुत बार बनता है बर्डन ऑफ प्रूफ से कि व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। चाहे केस सिविल है या केस आपका क्रिमिनल है। अगर केस सिविल है तो क्या होगा और क्रिमिनल है तो कैसे होगा? हमने पहले भी कई बार बात की इस बारे में कि जो सिविल केसेस होते हैं, दोज आर डिसाइड। किस तरह से डिसाइड होते हैं? वो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोबेबिलिटीज, प्रोपेंडेंस ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज। प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर सिविल केस, जहां पे आप क्या देखेंगे? प्रोबेबिलिटीज देखेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं, दोज आर डिसाइडेड बियॉन्ड नो रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनको प्रूव करना होता है, ये क्रिमिनल केसेस में। तो क्या बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पे अलग अलग होगा कि सेम होगा? ऐसे कौन से सेक्शन है 101 से लेकर के 114A तक जो सिर्फ सिविल पर अप्लाई होते हैं, सिर्फ क्रिमिनल होते हैं, या दोनों पर होते हैं? किसी भी एक्ट को, सेक्शन को, जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर स्पेशली कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि ये सेक्शन कहीं सिविल नेचर का है, क्रिमिनल का है, या फिर दोनों को ये इंक्लूड करता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ इज एन ऑब्लिगेशन टू प्रूव समथिंग। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज उस व्यक्ति पर होता है जो किसी फैक्ट को प्रूव करना चाहता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ में एक चीज हमेशा याद रखें कि ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता, इट नेवर शिफ्ट। जो शिफ्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ। ऑनस ऑफ प्रूफ, ऑनस ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ऑनस ऑफ प्रूफ आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। ये वर्ड पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं दे रखा है।
ठीक है, देखिए जब बर्डन ऑफ प्रूफ, दोनों ही कहने को बर्डन ऑफ प्रूफ है, बट एक बर्डन ऑफ प्रूफ मैं बात कर रहा हूं जो कभी शिफ्ट नहीं होता, वो है आपका प्रिंसिपल फैक्ट। कौन सा फैक्ट है? प्रिंसिपल फैक्ट, जो सेक्शन 101 बताता है, और ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता। यानी कि जब पूरे केस को डिसाइड करना है तो वहां पे आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, और जब किसी एविडेंस को प्रूव करना है तो इन दैट केस सेक्शन 102 बात करता है ऑननेस ऑफ प्रूफ की। अंडरस्टूड? सो आपका जितना भी डाउट है रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ, आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये हमने कहा कि सिविल केस में, जो सिविल केस होंगे, सिविल केस में किस पे होगा? यहाँ पे प्लेंटिफ को अपना जो है चीज़ प्रूव करनी होती है, हु वांट्स रिलीफ। जबकि क्रिमिनल केस में ये किसके ऊपर रहता है आपका? ये रहता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एक्यूज्ड का ऊपर जो है ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको यहाँ प्रूव करना है। एक्यूज्ड के ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्यूज्ड हैव एन ऑरा ऑफ द इनोसेंसी, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो तब तक वो इनोसेंट है। इसलिए जो द बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्यूज्ड इज लेसर देन द प्रोसिक्यूशन। लेकिन ऑनर्स ऑफ प्रूफ है जो दोनों पार्टीज के ऊपर आता है। अब एक बार हम सारे सेक्शन देखेंगे तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम सबसे पहले सेक्शन 101 पे चलते हैं, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है। Whoever desires, यानी कि जो चाहता है, any court to give judgment as to any legal right or liability, कि कोर्ट उसको कोई लीगल राइट या उसकी लाइबिलिटी को पूरा करे, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट। ए गया कोर्ट में, ठीक है, बी के खिलाफ कि ये ज़मीन जो है ये मेरी है, मुझे दिलाई जाए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ए कहेगा कि जी ये मेरी है। किन पॉइंट्स पे इसने कहा कि जी विल मेरी है, मेरे पास विल है, तो विल को प्रूव करेगा कि विल ओरिजिनल है, विल एकदम सही है और ये ज़मीन मुझे दी जाए। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ ए के पास है। अब इसके इलुस्ट्रेशन देखिए, इसके इलुस्ट्रेशन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person. जब कोई व्यक्ति किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए बाउंड है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके कहा जाएगा? उस पे कहा जाएगा। अब विल कौन दे रहा है? विल ए दे रहा है, प्लेंटिफ दे रहा है, तो उसको प्रूव कौन करेगा? ए ही प्रूव करेगा। अब इलुस्ट्रेशन में देखिए कि ए डिजायर्स, ए चाहता है, क्या चाहता है? ए कि कोर्ट जो है जजमेंट दे दे कि बी जो है उसको पनिश कर दिया जाए क्राइम के लिए, विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड। ए ने कहा कि जी बी ने चोरी कर ली, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो वो चाहता है कि इसको पनिश किया जाए। तो ए के ऊपर क्या है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि हाँ उसने चोरी की है। समझ गए आप चीज को? जो कोर्ट से जजमेंट चाहता है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल टू सर्टेन लैंड। अब ए कह रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, किसी सर्टेन लैंड का ये इसके पास होनी चाहिए, लेकिन इसका पोजेशन जो अभी किसके पास है? बी के पास है। बाय द रीजन ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू। अब बी ने क्या कर दिया? मना कर दिया, और ए ने कह दिया असर्ट। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो ए असर्ट करता और बी डिनाई करता वो क्या होंगे? दोज बिकम्स योर फैक्ट इन इशू। वो क्या बन जाएंगे? आपके फैक्ट इन इशू बन जाएंगे। ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी। तो वहां पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? ए के ऊपर रहेगा। तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है? बी पे। यहां भी इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ कहीं भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट प्रैक्टिकली इन सेक्शन 102 ये आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ कहलाता है। एंड इट ऑलवेज शिफ्ट। अब हाउ यू विल कम आप टू डिफरेंट द बोथ द टर्म्स? मेरे ख्याल से आपको जो इतना अब तक हमने डिस्कस किया है इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कुछ केस लो यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा आप। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में डिफरेंस बता दिया था। अब 102 के इलस्ट्रेशन देखिए। ए शूज बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। वही सेम इलस्ट्रेशन हमारा चल रहा है कि ए ने कहा कि ये जमीन मेरी है और बी के पोजेशन में है, एंड विच ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय विल। ए के पास किस तरह से, विल से है। ठीक है, अब बी का जो फादर था सी, उसकी विल थी। अगर कोई एविडेंस नहीं दिया जाता है ऑन ईदर साइड तो बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन, देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। तो यहाँ पे आपने देखिए एक चीज़ तो समझ ली है कि बर्डन ऑफ प्रूफ में और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस है। बर्डन ऑफ प्रूफ की जो है ये उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई फैक्ट प्रूव करना होता है, और ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं होता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट। ठीक है, और ऐसी जो शिफ्टिंग होती है ऑनर्स ऑफ प्रूफ की, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि एक पार्टी ने से बी पे शिफ्ट हुआ, बी से वापस ए पे शिफ्ट हुआ, ए से बी पर शिफ्ट हुआ। एक टेनिस का जो मैच होता है उसकी तरह ही चलता है, और शटल जिसकी तरफ लास्ट में गिर जाती है वहाँ दूसरी पार्टी की बात जो है वहाँ पे प्रूफ मान ली जाती है। इस सेम सिचुएशन के लिए एक केस लो यहाँ पे लिखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला मोहम्मद वर्सेस स्टेट 1980, अब्दुल्ला वर्सेस मोहम्मद वर्सेस स्टेट 1980 सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, आई कोर्ट, दैट ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ द चार्ज इज ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड इट नेवर शिफ्ट टू द एक्यूज्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, ओनली ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ, शिफ्टिंग ऑफ ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। अभी आप देखिए सेक्शन 102 पे चलते हैं, जो किसकी बात करता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ की। ये वर्ड वैसे आपको एविडेंस में कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं मिलेगा। सेक्शन 102 कहता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। हमने डिस्कस किया था कि ए ने एक जमीन का टुकड़ा है, कोई जमीन है, और ये कोर्ट में जाता है ए कि इस पे बी ने पोजेशन है, लेकिन ये जमीन जो है मेरी है। क्यों मेरी? क्योंकि मेरे पास विल है। अब सोचिए आप कोर्ट में हैं, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, लिटिगेशन में है, कोर्ट के लॉ के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं और मैजिस्ट्रेट साहब देख रहे हैं कि भाई कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया, ना तो ए ने कोई एविडेंस दिया ना बी ने दिया। अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा तो बताइए इस केस में कौन केस हारेगा? अब मैं कोर्ट में जाके कह रहा हूँ कि जी ये ज़मीन मेरी है, मैं कोर्ट को कोई एविडेंस नहीं देता हूँ अपने सपोर्ट में, तो सीधी सी बात है केस को मैं हार जाऊँगा। अगर कोई एविडेंस ना दिया जाए तो ए विल डिफीट। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट लैंड बिलोंग्स टू ए इज ऑन ए। क्योंकि अगर कोई भी वो नहीं दिया गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। यहीं पे मान लीजिए, अगर इसका इलस्ट्रेशन देखिए, जो मैंने आपको कहा वो इलस्ट्रेशन ए है बिल्कुल। ए सूज बी फॉर अ लैंड ऑफ विच बी इन पोजेशन एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाई द विल ऑफ सी। बीज फादर, बी के पिता थे सी, उन्होंने विल से उसको दिया है। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन। कोर्ट कैसे उससे पोजेशन ले लेगा? बिकॉज पोजेशन ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। कोर्ट यहाँ ये प्रिजम्पशन मान के चलेगा जिसके पास पोजेशन है उसकी ज़मीन है। अगर ए ने कोई भी वहाँ प्रूफ नहीं दिया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? ए के ऊपर रहेगा। मान लो ए ने अब यहाँ पे विल दे दी कि जी ये विल है, विल की लो ओरिजिनल विल है, विल मेरी है। नाउ दिस बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट,
ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, टू बी। अब वो साबित करेगा कि ये विल सही है, नकली है, फ्रॉड से ली गई है, जो उसको अपने फेवर में अगर उस प्रॉपर्टी को रखना है तो। अगर मान लो उसने एविडेंस नहीं दिया तो केस कौन हार जाएगा, फिर बी हार जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला गया, बी पे चला गया। बी कहता है कि जी विल तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल विल मेरे पास है। अब ये फिर से ए के ऊपर आ जाएगा, इट विल बी ए कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन बी देखिए, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया कि एक बॉन्ड मनी का बॉन्ड लिया गया है, प्रो नोट पे आपने मुझसे पैसे लिए थे, और बी कहता है कि ठीक है पैसे तो मैंने लिए थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था, बट बी कह रहा है कि ये फ्रॉड से हुआ था। ए कहता ना जी कोई फ्रॉड नहीं था। ए ने अपने प्लेंट में कहा कि बॉन्ड के थ्रू मैंने इसको पैसे दिए थे। बी ने कहा जी हाँ जी बॉन्ड तो हुआ था अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, लेकिन पैसे नहीं है, उसने फ्रॉड किया वहाँ पे। ए कहता है जी कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अब बी अगर कोई भी एविडेंस ना दिया जाए तो हु विल डिफीट, क्योंकि बॉन्ड का एग्जीक्यूशन तो एडमिट कर चुका है बी। अगर फ्रॉड उसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है और फ्रॉड का वो एविडेंस नहीं देगा तो बी विल डिफीट, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाइज ऑन बी। तो दिस इज द ऑनर्स ऑफ प्रूफ एंड इट ऑलवेज शिफ्ट। यहां तक आपको किसी को कोई डाउट? बर्डन ऑफ प्रूफ एंड आपके ऑनर्स ऑफ प्रूफ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। दोनों का डिफरेंस मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बार बार आप इसीलिए आपको रिवाइज करो ताकि आप भूलें ना। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही कंप्लीट केस का होता है, ठीक है, कंप्लीट केस का होता है ये, जबकि एविडेंस जो है देना होता है एविडेंशियरी बर्डन बोलते हैं इसको, एविडेंशियरी बर्डन, यानी किसी एविडेंस को प्रूव करने का बर्डन, ठीक है। ये पूरे केस का नहीं होता है, ये सिर्फ किसी एविडेंस को प्रूव करने का बर्डन होता है, ठीक है। अब जो आपका प्रिजम्पशन लिया जाएगा, प्रिजम्पशन लिया जाएगा वो हमेशा शिफ्ट होगा कहाँ पे, ऑनर्स ऑफ प्रूफ में, और यहाँ पे ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको जब कभी भी ये शिफ्ट क्यों होता है, ये शिफ्ट होता है बिकॉज तब प्रिजम्पशन आती है, क्या आती हैं, प्रिजम्पशंस आते हैं। प्रिजम्पशन हमने सेक्शन 4 में की थी, सेल प्रज्यूम, मे प्रज्यूम, ठीक है। जैसे आपका 114A है, अब रेप की विक्टिम ने कह दिया कि मेरी तो कंसेंट नहीं थी। अब देखिए ये क्या है, ये एक प्रिजम्पशन है, और जैसे ये प्रिजम्पशन आती है यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन से किस पे चला जाता है, एक्यूज्ड के ऊपर चला जाता है। आई होप आपको अभी बर्डन ऑफ प्रूफ में और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखें कि ये हमेशा ही जो है किसके ऊपर होता है, आपके जो प्रोसिक्यूशन है उस पर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कभी नहीं होता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ दोनों पार्टीज में एक दूसरे पे शिफ्ट होता रहता है। अब आते हैं सेक्शन 103 पे, बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पर्टिकुलर फैक्ट, दिस इज आल्सो अ ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट लाइज ऑन द एक्यूज्ड इन अ, जैसे आपके इसका इलस्ट्रेशन हम उससे बात करेंगे, पहले एक बार बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट, जब किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना है, इट लाइज ऑन द पर्सन हु विश द कोर्ट टू बिलीव इट्स एग्जिस्टेंस। अब वो चाहता है कि कोर्ट उसकी बात को मान ले, जैसे कि सेक्शन 11 हमने अभी पढ़ा था जो बात करता है प्ली ऑफ एलिबी की, प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी में ये कहा जाता है कि समवेयर एल्स की जनाब जिस दिन ये चोरी हुई मैं उस दिन दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो उस दिन चेन्नई में था, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं चेन्नई से आके यहाँ चोरी कर सकूँ। अब कोर्ट उसकी इस बात को क्यों मानेगा, तभी मानेगा ना जब वो कोई प्रूफ देगा, भाई वहाँ किसी मीटिंग में था, सेमिनार में था, मूवी देख रहा था, किसी के साथ बैठा था, किस होटल में रुका था, ही हैज़ टू गिव सम प्रूफ। सो अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड बाई एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ द फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर कानूनी प्रावधान ऐसा कहता है कि उसे कोई दूसरा व्यक्ति ही प्रूव करेगा, जैसे 114A में प्रिजम्पशन आ जाती है, तो उसको छोड़ के नॉर्मल केसेस में एज अ जनरल रूल जो चाहता है कि कोर्ट उसकी इस पर्टिकुलर बात को मान ले, तो उसे 103 को हमेशा याद रखें एक पर्टिकुलर फैक्ट से, किससे,
पर्टिकुलर फैक्ट से। अब इसके इलस्ट्रेशन देखिए, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विश द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड थेफ्ट टू सी। अब ए ने बी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया और कोर्ट में ए ने क्या कहा कि जी बी ने ना सी के सामने एडमिट किया है। क्या किया है? एडमिशन किया है। एडमिशन हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 17 में। एडमिशन किया है कि उसने चोरी की है, लेकिन ये एडमिशन कैसा होगा? इट इज़ अ कन्फेशन। क्या हो जाएगा? ये एक तरह से कन्फेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिमिनल चार्ज है। ए मस्ट प्रूव दैट द एडमिशन, तो ए के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो यही चाहता है ना कि कोर्ट उसकी बात को मान ले। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट तब मानेगा व्हेन ए प्रूव दैट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? ए पे रहेगा। बी विश द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, ही मस्ट प्रूव इट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपका इलस्ट्रेशन सेकंड है, बिल्कुल सेम। 103 आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं 104 पे। 104 जो है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा एक बात से याद रखिए, ये डिपेंडेबिलिटी की बात करता है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जब कोई दो फैक्ट आपस में डिपेंडेंट हो, जैसे कि सेक्शन 32। सेक्शन 32 में आप देना चाहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। मैं कह रहा हूं कि जी ये डाइंग डिक्लेरेशन है, या मैं प्रूव करना चाहता हूं कि भाई ये किसी कोर्स ऑफ बिजनेस, 32 के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, देन आई हैव टू प्रूव बिफोर द डाइंग डिक्लेरेशन कि वो जो पर्सन है जिसकी वो स्टेटमेंट है, ही इज डेड, ही इज नो मोर। ये क्या है? ये मेरा फैक्ट 1 था जिसे मैं प्रूव करना चाह रहा था। अभी किस पे डिपेंड करता है? ये फैक्ट 2 पे डिपेंड करता है। फैक्ट 2 पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आई हैव टू प्रूव दी फैक्ट 2, मुझे उसकी डेथ को पहले प्रूव करना पड़ेगा, तब मैं डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करूंगा। इससे कभी भी आपको वेविंग नहीं मिलता है। यू आर नॉट वेव्ड ऑफ टू प्रूव दी अदर फैक्ट। भाई फैक्ट दोनों प्रूव करने हैं, फैक्ट यहाँ पे आपको दोनों के दोनों प्रूव करने हैं, लेकिन ये कहता है कि पहले वाला साबित करो, उसके बाद दूसरा फैक्ट साबित कर देना। यानी कि पहले फैक्ट 2 डेथ को साबित करो, बाद में फैक्ट 1 को भी प्रूव करो कि डाइंग डिक्लेरेशन है। लेकिन फैक्ट 1 को तब प्रूव करने का आपको वो दिया जाएगा जब आप फैक्ट 2 को प्रूव कर चुके होगे। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के साथ इसके डिफरेंस को भी समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन कब आती है? 104 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विश टू गिव सच एविडेंस। जो ऐसा एविडेंस देना चाहता है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट, किसी फैक्ट को प्रूव करना चाहता है, नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विश टू गिव सच एविडेंस। कहीं ना कहीं जो हमने जब सेक्शन 4 किया था तो हमने वहां प्रिजम्पशन पढ़ी थी, तो हमने कंक्लूसिव प्रूफ को पढ़ा था। 41, 112, 113 तीन हमारे जो है ये आपके कॉन्क्लूसिव प्रूफ आ जाते हैं। अभी आप एक बार इसके इलस्ट्रेशन देखिए, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। ए विश टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ बी, ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ, जो मैंने आपको भी चीज़ बताई, अंडरस्टूड। दूसरा है ए विश टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, सेक्शन 65। फर्स्ट ही हैज़ टू प्रूव कि वो डॉक्यूमेंट खो गया है। फैक्ट 1 क्या है मेरा? फैक्ट 1 ये है कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूं। तो क्यों खो गया? क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है। तो फैक्ट 2 क्या है? डॉक्यूमेंट खो गया है। तो फर्स्ट आई हैव टू प्रूव द लॉस्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, देन आई कैन प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट थ्रू सेकेंडरी एविडेंस। ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट। तो सेक्शन 104 को हमेशा याद रखें कि ये आपका डिपेंडेबिलिटी ऑफ दी उसकी बात करता है। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या होता है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ये है कि मान लीजिए किसी दो फैक्ट है, वहाँ भी यहाँ भी दो फैक्ट है,
इसका डिफरेंस कर लेते हैं एक बार, सेक्शन 104 और आपके कॉन्क्लूसिव प्रूफ का। दोनों में क्या है कि यहाँ भी दो फैक्ट है, फैक्ट 1 जिसे आप प्रूव करना चाहते हैं और फैक्ट 2 जिस पे वो डिपेंड करता है। यहाँ भी आपका फैक्ट 1 और फैक्ट 2 होते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ भी जो फैक्ट 2 की एडमिसिबिलिटी वो फैक्ट 1 पे डिपेंड करती है। फिर फैक्ट 1 को प्रूव कर दो। अगर मान लीजिए मैंने फैक्ट 1 को प्रूव कर दिया तो मुझे फैक्ट 2 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे ज़रूरत है? 112 में आप लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, आप कहते हैं कि 280 डेज के अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड होगा किसी भी वैलिड मैरिज में, अगर वहाँ पे उनके बीच में नो एसेस वाली एक्सेप्शन नहीं आती है। अब मैंने 280 डेज में की बात को प्रूव कर दिया, ये पहला फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट है चाइल्ड की लेजिटिमेसी, आई नीड नॉट टू प्रूव दैट बिकॉज वो पहला फैक्ट मैंने प्रूव कर दिया कि दे हैव एसेस, 280 डेज के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो भाई वो हो गया। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले फैक्ट 2 को प्रूव करो फिर फैक्ट 1 को भी करो, तो यहाँ आपको रिलैक्स नहीं मिलता है। यू हैव टू प्रूव बोथ द फैक्ट्स। आई होप आपको 104 में कोई डाउट नहीं होगा। 105 में आने से पहले हम एक बार आईपीसी का चक्कर लगा आते हैं। आईपीसी में एक चैप्टर आता है चैप्टर 4, जो किसकी बात कह रहा है? जनरल एक्सेप्शंस की बात कह रहा है। ठीक है, अभी जब सेक्शन 6 पढ़ते हैं आप आईपीसी का, तो एक सेक्शन 6 आईपीसी क्या कहता है कि जितने भी इलुस्ट्रेशंस, जितने भी पिनल प्रोविजन जितने दिए गए हैं वो सारे के सारे जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई हैं सब्जेक्टिव टू चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। वो जनरल एक्सेप्शंस पे होंगे। एक तरह से ये किस चीज़ का है? डिफेंस है। ये क्या है? आपका डिफेंस लिया जाता है। अब सिर्फ क्या इसी चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन है? क्यों भी चैप्टर 16 जो है आईपीसी का, चैप्टर 16 में भी तो सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन आते हैं मर्डर वाले में, वहाँ भी तो हैं। ठीक है, तो इन जितने भी जनरल एक्सेप्शंस होते हैं उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? अब देखिए सीधी सी बात है, कोर्ट ये कहेगा, इसको थोड़ा सा 105 को ना नेगेटिव सेंस में पढ़ना है। स्टूडेंट्स इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शंस, कि जब कोई जर्नल एक्सेप्शन ली जाती है किसी भी की, चाहे वो किसी स्पेशल लॉ में है, आईपीसी में है, तो उस टाइम बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within the general exception of IPC or within any special exception of proviso, सेक्शन 300 की बात कह रहा है, contained in any other part of the same code, या लिख लीजिए सेक्शन 300 के प्रोवाइजो, और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस, यानी किसी स्पेशल लॉ में, इज अपॉन हिम and the court shall presume the absence of such circumstances. Please my dear legal aspirants, the absence word use हुआ है। आपने क्या कहा? ए एक्यूज्ड है किसका? मर्डर का, और उसने कहा कि मैं तो जी अनसाउंडनेस का था। ए ने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया बी का। अब ए कह रहा है जी मर्डर के टाइम पे मैं पागल था, मुझे इंसेनिटी का जनरल एक्सेप्शन दे दो, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, मेरा तो दिमाग उस वक्त जो है सही नहीं था, मैं पागल की हालत में था, मैं एक दिन बिल्कुल पागल हो गया था, कपड़े फाड़ के नाच रहा था। ठीक है, तो अब बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड उसने क्या ले ली? जनरल एक्सेप्शन ले ली। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट। अब ये बात कौन साबित करेगा कि उसको इंसेनिटी थी उस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट ही वॉज इनसेन। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द ए, बिकॉज कोर्ट क्या प्रज्यूम करेगा? ये देखिए प्रजम्पशन, यहाँ भी एक प्रजम्पशन है, कोर्ट सेल प्रज्यूम। कैसी प्रजम्पशन है? सेल प्रज्यूम है। 105 में लिख लीजिए एमसीक्यू में, ये आपकी प्रजम्पशन ऑफ लॉ है। जो प्रजम्पशन आपको सेक्शन 4 में बताएगी, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रजम्पशन है यहाँ पे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल नेचर की जरूर है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगा कि वो इंसेन नहीं था।
सेक्शन 105 कह रहा है कि जो जनरल एक्सेप्शन आपने ली है, कोर्ट ये मान के चलेगा कि आप उस जनरल एक्सेप्शन के हकदार नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे है जो उसका डिफेंस ले रहा है कि वो ये प्रूव करे कि जी मैं उसका हकदार हूं, मैं उस वक्त इस हालात में था। इंसेनिटी का किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर आ गया। इस इलस्ट्रेशन से आई होप आपको सेक्शन 105 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड को देख लीजिए। ए जो है इसके ऊपर भी मर्डर का चार्ज है। अब ये कह रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन सेक्शन 300 का प्रोवाइजो, ठीक है, कहाँ का है? सडन प्रोवोकेशन। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे वो अपने आप को मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में लाना चाहता है। तो इन दैट केस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? ए पे है। कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट तभी मानेगा जब आप प्रूव करोगे, बिकॉज कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस। कोर्ट मानता कि ऐसा कुछ नहीं था, उस चीज की एब्सेंस थी। अब सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट whoever accept the case provided by section 335 voluntary causing grievous hurt shall be subjected to certain punishment। कहाँ पे? प्रोवोकेशन में। A is charged with voluntary causing grievous hurt under section 325। The burden of proving the circumstances bringing the case under 335 lies on A। तो भाई उसमें लाने के लिए किसके ऊपर है? A के ऊपर है, ठीक है। अब 325 जो है ये किसके है? कौन सा सेक्शन है? 325 आईपीसी। जब भी ऐसे सेक्शन आते हैं प्लीज ओपन दो सेक्शंस एंड गो थ्रू देम। ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन का तरीका होता है। 319 टू 338 तक हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। अब 325 में कहा जाता है ग्रीवियस हर्ट के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो। तो 325 में जो है यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के लिए अगर उसको पनिशमेंट दे देंगे तो 7 साल की सजा मिलेगी और फाइन भी लगेगा। लेकिन इसी को अगर 335 में यानी प्रोवोकेशन में ले आता है तो यहाँ पे जो सजा है वो कितनी हो जाती है? उसकी 4 साल हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर 335 में लाना चाहते हो प्रोवोकेशन में तो भैया आपको जो लाना चाहता है उसके ऊपर लगेगा ना बर्डन ऑफ प्रूफ। अब सेक्शन 105 में कोई डाउट हो तो बताइए। आज की क्लास में हमने सेक्शन 101 से लेकर के 105 तक समझा है। कल हम 106 से फिर कंटिन्यू करेंगे इन द सेम क्लास। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 106 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 107 और 8 जो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो शाम को 7 o'clock प्लीज़ बी रेडी। और मैंने आईपीसी के लिए पोल किया था। आईपीसी में आप लोगों की बहुत सारी वोट नहीं आई है, पता नहीं या तो आप लोग टेलीग्राम पे हैं नहीं या आपको ये वीडियोज़ उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, हेल्पफुल नहीं लग रहे हैं, दैट आई डोंट नो। लेकिन हम नया सीरीज़ तभी शुरू करेंगे जब आप लोगों की वोट आएंगी और उतने व्यूअर्स होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑन द सेम टाइम सेम चैनल, सी यू टुमारो। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल एंड वर्क हार्ड। और इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, यू रिवाइज दिस थिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।